कि आज के समय का कोई बहुत मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन या कोई फिल्म मेकर दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार तानाशाह पर एक पैरोडी फिल्म बनाता है। आज के दौर में तो ऐसा करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बिल्कुल। वो भी तब जब उस तानाशाह का खौफ एकदम चरम पर हो। ऐसा लगेगा जैसे कोई अपना करियर खत्म कर रहा है या शायद अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। सही बात है। लेकिन 1940 में एक आदमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, और उस एक कदम ने सिनेमा और प्रतिरोध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और पता है, इस जोखिम की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आधी दुनिया सचमुच एक तानाशाह के जूतों की थाप से सहमी हुई थी। उस लकवा मार जाने वाले डर के खिलाफ किसी ने बंदूकों या कूटनीति का नहीं, बल्कि एक बेहद अप्रत्याशित हथियार का चुनाव किया, हास्य का, हंसी का। और आज हमारी इस विस्तृत पड़ताल के केंद्र में ठीक यही विषय है। 16 अप्रैल विश्व सिनेमा के इतिहास का एक बेहद खास दिन है, चार्ली चैपलिन का जन्मदिन। बिल्कुल। आज हमारे सामने स्रोत के रूप में साहित्यकार और पत्रकार अजामिल जी का लिखा एक बहुत ही गहरा विश्लेषणात्मक लेख है। ईमानदारी से कहूं तो इस लेख को पढ़ने से पहले मेरे दिमाग में चैपलिन की छवि बस उस अजीब तरह से चलने वाले बैगी पैंट और मूंछों वाले जोकर की थी। हाँ, जो केले के छिलके पर फिसल जाता है और लोग हंसते हैं। हाँ हाँ, वही जो सिर्फ हंसाने के लिए होता है। लेकिन अजामिल जी का ये विश्लेषण उस छवि को पूरी तरह तोड़ देता है। एकदम। हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे चैपलिन असल में एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक थे और कैसे उनकी कला सत्ता के खिलाफ एक शांत लेकिन घातक प्रतिरोध थी। जोकर की वो जो लोकप्रिय छवि है ना, वो केवल एक बाहरी आवरण है। अजामिल जी का लेख इस बात की परतों को खोलता है कि जब एक इंसान अपनी सबसे गहरी संवेदनशीलता को व्यंग्य के सांचे में ढालता है तो वो कैसे काम करता है। बहुत सही कहा। चैपलिन ने साबित किया कि हंसी केवल गुदगुदाने वाली कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। मतलब ये एक सचेत, सोची समझी राजनीतिक रणनीति हो सकती है। तो चलिए सीधे उसी 1940 की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर पर आते हैं। एडोल्फ हिटलर दुनिया भर में तबाही मचा रहा है और चैपलिन उसकी पैरोडी बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सामने से चुनौती। लेकिन अगर हम इसके तंत्र को, इसके मैकेनिज्म को समझें तो ये काम कैसे करता है। मेरा मतलब है, बम गिराने से फौज रुक जाती है, लेकिन एक फिल्म किसी तानाशाह को कैसे रोक सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ डरी हुई जनता को कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराने का तरीका नहीं था? हाँ, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि तानाशाही असल में काम कैसे करती है। कोई भी क्रूर सत्ता बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़े और डरावने रंगमंच की तरह होती है। रंगमंच मतलब एक नाटक की तरह? हाँ। उसे काम करने के लिए भव्य रैलियां, डरावने बैकग्राउंड संगीत, सेना के मार्च और एक ऐसे नेता की जरूरत होती है जिसे कोई भगवान या सुपर हीरो मान लिया जाए। ओहो, अब समझी। तानाशाही पूरी तरह से इस अजेय होने के भ्रम और खौफ पर जिंदा रहती है। अगर उस खौफ को हटा दिया जाए तो वो भ्रम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई तानाशाह से उसी की भाषा में लड़ेगा, मतलब और ज्यादा आक्रामकता दिखाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके इसी नैरेटिव को मजबूत कर रहा है कि वो बहुत ताकतवर है। बिल्कुल, आप उसी के खेल में उसका साथ दे रहे हैं। इसके बजाय चैपलिन ने उस रंगमंच के पीछे की लाइटें चालू कर दी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ये कोई खौफनाक देवता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही असुरक्षित, अजीब सा दिखने वाला और फालतू में चिल्लाने वाला बौना इंसान है। एकदम सही। चैपलिन ने हिटलर के उन आक्रामक हाव-भावों और उसके चीखने चिल्लाने के तरीके को पकड़ा और उसे सिर्फ थोड़ा-सा और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। और वो जोकर लगने लगा। हाँ, उन्होंने उस खौफनाक तस्वीर को बेतुकेपन में बदल दिया। अब कल्पना की जाए, जब सिनेमा घर के अंधेरे में बैठी जनता उस इंसान पर ठहाके लगाकर हंसने लगी जिसके नाम से उन्हें रात में नींद नहीं आती थी, तो क्या हुआ होगा? वो खौफ वहीं टूट गया होगा। बिल्कुल, सत्ता का तिलिस्म टूट गया। ये बहुत ही शानदार है। इसी फिल्म के अंत में वो मशहूर भाषण भी है जिसका जिक्र लेख में प्रमुखता से किया गया है। चैपलिन अचानक अपनी कॉमेडी छोड़ देते हैं, सीधे कैमरे में देखते हैं और कहते हैं, हम सोचते बहुत ज्यादा हैं और महसूस बहुत कम। बहुत ही ऐतिहासिक पल था वो सिनेमा का। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इतने बड़े मौके पर सिर्फ ये लाइन क्यों? वे सीधे तौर पर हिटलर को गाली भी तो दे सकते थे। क्योंकि चैपलिन केवल बीमारी के लक्षणों पर बात नहीं कर रहे थे, वे बीमारी की जड़ पर प्रहार कर रहे थे।
स्रोत स्पष्ट करता है कि चैपलिन की नज़र में फांसीवाद कोई अचानक घटी घटना नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या था? ये उस आधुनिक सभ्यता का अंतिम और सबसे भयानक परिणाम था जिसने मशीनी दक्षता, क्रूर तर्क और सत्ता को इंसानियत और करुणा से ऊपर रख दिया था। इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। हाँ, जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार लिखा था कि हर चुटकुला एक छोटी सी क्रांति है। चैपलिन का वो भाषण उन्हीं अनगिनत छोटी क्रांतियों का निचोड़ था, जो इंसान को युद्ध की मशीनों से वापस इंसानियत की तरफ खींचने की एक गुहार थी। एक छोटी सी क्रांति, ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी खौफनाक और विशालकाय गुब्बारे की हवा निकालने के लिए एक छोटी सी कॉमेडी की पिन का इस्तेमाल करना। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लेकिन तानाशाहों का मजाक उड़ाना और सत्ता को चुनौती देना तो समझ में आता है। किसी भी क्रांति को सफल होने के लिए सिर्फ एक विलेन को गिराना काफी नहीं होता ना। हाँ, एक नायक भी चाहिए होता है। जनता को एक ऐसे चेहरे की जरूरत होती है जिससे वो खुद को जोड़ सके। तो क्या यहीं पर चैपलिन का वो मशहूर किरदार द ट्रैम्प सामने आता है? बिल्कुल, ट्रैम्प का किरदार ही वो चेहरा था। क्योंकि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो आज के नजरिए से वो सिर्फ एक सीधा साधा आदमी लगता है जो बार बार गिरता पड़ता रहता है। क्या 1920 के दशक में लोग वाकई इस किरदार में कोई राजनीतिक विद्रोह देख रहे थे, या हम आज इतिहास को सिर्फ एक रोमानी नजरिए से देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये कोई रोमानी नजरिया नहीं है। हमें 1920 के दशक के सामाजिक हालात समझने होंगे। वो समय भयंकर आर्थिक उथल-पुथल का था। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और महामंदी की आहट सुनाई दे रही थी। द ट्रैम्प का किरदार, वो ढीली-ढाली पैंट, कसी हुई जैकेट, छोटी सी टोपी और छड़ी, ये सब केवल एक कॉस्ट्यूम नहीं था। तो वो किसका प्रतीक था? वो असल में समाज के उस हाशिए पर खड़े इंसान का जीता जागता प्रतीक था, जो भूखा था, बेरोजगार था और जिसे पुलिस और व्यवस्था हर रोज दुत्कार रही थी। लेकिन उसकी सबसे अजीब और दिलचस्प बात ये थी कि बार बार ठोकर खाने और दुत्कारे जाने के बाद भी वो अपनी टोपी झाड़ता था और पूरे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ जाता था। और वही आत्मसम्मान उसका विद्रोह था। अजामिल जी के लेख में फिल्म द किड का जो विश्लेषण है, वो इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। द किड, हाँ। इस फिल्म में ट्रैम्प एक अनाथ बच्चे को अपना लेता है। अब देखिए, राज्य और प्रशासन की नज़र में वो बच्चा सिर्फ एक बोझ है, एक आंकड़ा है जिसे अनाथालय में डाल देना चाहिए। व्यवस्था के पास कोई भावना नहीं होती ना। बिल्कुल। ऐसे में एक बेघर ट्रैम्प का उस बच्चे के प्रति जो निस्वार्थ प्यार है, वो केवल कोई जज्बाती कहानी नहीं रह जाती। वो एक अमानवीय और ठंडी प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ मासूमियत का एक बहुत बड़ा राजनीतिक विद्रोह बन जाता है। तो एक ऐसी व्यवस्था जो आपको कुचलने के लिए ही बनाई गई है, उसमें अपनी मासूमियत और अपनी प्यार करने की क्षमता को बचाए रखना, ये अपने आप में सत्ता को नकारना है। एकदम सही समझा आपने। ये सुनकर मुझे लंदन में महात्मा गांधी और चैपलिन की उस ऐतिहासिक मुलाकात की याद आ रही है, जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, बहुत ही दिलचस्प मुलाकात थी वो। पहली नजर में देखें तो दोनों कितने अलग थे। एक आदमी सड़कों पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अहिंसा का आंदोलन चला रहा था और दूसरा हॉलीवुड के स्टूडियो में मूक फिल्में बना रहा था। लेकिन गांधी जी तुरंत इस बात को समझ गए थे कि वो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे। गांधी जी ने कहा था कि चैपलिन दुनिया को हंसाते तो हैं, लेकिन साथ ही सोचने पर भी मजबूर करते हैं। दोनों का माध्यम अलग था, लेकिन मंजिल एक थी। हाँ, दोनों ही इंसान सत्ता के इन जटिल और डरावने ढांचों को हटाकर सबसे गरीब और लाचार व्यक्ति की गरिमा स्थापित कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ये जानते थे कि बड़े-बड़े भाषण अक्सर आम जनता के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन बिना कुछ बोले किया गया एक साधारण सा काम, जैसे ट्रैम्प का अपनी रोटी का टुकड़ा किसी भूखे को देना, या गांधी जी का झुककर एक मुट्ठी नमक उठा लेना, ये सीधा लोगों की आत्मा पर चोट करता है। बिल्कुल। लेकिन तानाशाही तो एक बहुत स्पष्ट दुश्मन है, उसका एक चेहरा है। क्या चैपलिन ने उन ताकतों पर भी वार किया जिनका कोई चेहरा नहीं होता? बिल्कुल किया। अजामिल जी का लेख इस अदृश्य दुश्मन की बहुत सटीक पहचान करता है। पूंजीवाद और मशीनरी। जब हम बात करते हैं फिल्म मॉडर्न टाइम्स की, तो बात सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था की होती है। मॉडर्न टाइम्स शायद चैपलिन की सबसे तीखी आलोचना है। 1930 के दशक में फैक्ट्रियों में असेंबली लाइन का दौर शुरू हो चुका था। इंसान मशीनों की तरह काम कर रहा था। ये फिल्म इस बात का चीरहरण करती है कि कैसे औद्योगिक क्रांति सिर्फ नए उत्पाद नहीं बना रही थी, बल्कि वो इंसान को अंदर से तोड़ रही थी।
इस फिल्म का वो दृश्य तो सिनेमा के इतिहास में अमर है, जहां चैपलिन सचमुच कारखाने की एक विशालकाय मशीन के बड़े बड़े गियर और पुर्जों के बीच खिंचते चले जाते हैं। हाँ, वो गोल गोल घूमते हैं, पुर्जों में फंस जाते हैं। वो दृश्य उस औद्योगिक घबराहट या एंग्जाइटी को विजुअल रूप में हमारे सामने रख देता है। एक फैक्ट्री के अंदर मशीन असल मालिक होती है और इंसान सिर्फ उसका एक कच्चा और आसानी से बदला जा सकने वाला पुर्जा। जो कभी भी खराब हो सकता है और फेंका जा सकता है। बिल्कुल। चैपलिन को उन लोहे के गियर्स के बीच फंसा हुआ दिखाकर वो फिल्म ये महसूस कराती है कि पूंजीवाद मानसिक स्तर पर मजदूर के साथ क्या करता है। वो आपको निगल जाता है। इंसान की अपनी कोई इच्छा, कोई भावना नहीं बचती। मशहूर फ्रांसीसी फिल्मकार जीन लुक गोडार्ड ने बहुत सही कहा था कि चैपलिन इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कला और उद्योग, कविता और राजनीति को एक साथ पिरो दिया। ये सच में झकझोरने वाला है। और अगर आज हम अपने चारों तरफ देखें, तो क्या हम आज भी उन्हीं पुर्जों में नहीं फंसे हुए हैं? मशीन का रूप बदल गया है। बिल्कुल बदल गया है। आज लोहे के गियर्स की जगह एल्गोरिदम्स और स्क्रीन्स ने ले ली हैं। लोग रात के 12 बजे पागलों की तरह ईमेल का जवाब दे रहे हैं, या गिग वर्कर्स को हर सेकंड एक ऐप ट्रैक कर रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो लोहे के गियर अब डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन वो एंग्जाइटी आज भी बिल्कुल वैसी ही है। चैपलिन ने 20 के दशक में ही यह भांप लिया था कि अगर हमने संवेदना से ज्यादा उत्पादन और दक्षता को तरजीह दी तो इंसानियत का क्या होगा। तो मॉडर्न टाइम्स आज की सिलिकॉन वैली के लिए भी उतनी ही सच है। इसीलिए मॉडर्न टाइम्स आज की कॉर्पोरेट संस्कृति पर भी उतनी ही सटीक बैठती है जितनी उस समय की फैक्ट्रियों पर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जब कोई उसी व्यवस्था के अंदर रहकर उस व्यवस्था और पूंजीवाद के खिलाफ इतने तीखे सवाल उठाता है, तो व्यवस्था चुप नहीं बैठती। हाँ, सत्ता पलटवार जरूर करती है। अमेरिका, जो कभी चैपलिन को पूछता था, अचानक उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। स्रोत में अमेरिका के इतिहास के उस बेहद स्याह पन्ने मैकार्थीवाद के दौर का बहुत विस्तार से जिक्र है। मैकार्थीवाद यानी साम्यवाद का वो अंधा खौफ जिसने 50 के दशक में अमेरिका को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सरकार को डर था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गरीबों की बात करता है या जो पूंजीपतियों की आलोचना करता है, वो कम्युनिस्ट है। हर किसी पर शक किया जा रहा था। चैपलिन, जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर था और जो बेबाकी से सत्ता की आलोचना कर रहे थे, उन्हें सरकार ने सीधा निशाना बनाया। और हद तो तब हो गई जब उन्हें उसी देश से बाहर निकाल दिया गया। उनके वापस लौटने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक महाशक्तिशाली सरकार एक फिल्म बनाने वाले से इतना खौफ क्यों खा रही थी? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्योंकि चैपलिन कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहे थे, न ही उनके पास कोई सेना थी। सरकार इसलिए खौफजदा थी क्योंकि चैपलिन के संदेश को किसी अनुवाद की जरूरत नहीं थी। राजनेताओं को लोगों को बरगलाने के लिए भाषा, झूठे आंकड़े, भारी भरकम शब्दों और प्रोपोगेंडा की जरूरत होती है। और चैपलिन को बस अपने चेहरे का एक भाव बदलना होता था। लेख में अल्बर्ट आइंस्टीन और चैपलिन के बीच के उस ऐतिहासिक संवाद को याद कीजिए। अरे हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो संवाद तो अद्भुत है। आइंस्टीन ने चैपलिन से कहा था, मुझे आपकी कला में जो बात सबसे ज्यादा पसंद है वो है इसकी सार्वभौमिकता। आप एक शब्द नहीं बोलते, फिर भी पूरी दुनिया आपको समझती है। और चैपलिन का जवाब सोचिए। उन्होंने कहा, सच है, लेकिन आपकी महानता इससे भी बड़ी है। पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, भले ही वे आपके बोले गए एक भी शब्द को नहीं समझते। ये एक बहुत ही मजाकिया जवाब था, लेकिन इसमें सत्ता के डर का असल कारण छिपा हुआ है। कैसे? एकदम सही पकड़ा है आपके। शारीरिक हास्य, दर्द और खुशी की भाषा दिमाग के उन हिस्सों को दरकिनार कर देती है जहां प्रोपेगेंडा काम करता है। ट्रायम्फ की भूख या उसका दर्द समझने के लिए किसी को यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए। वो सीधे दिल तक पहुंचता है। तब चैपलिन व्यवस्था पर चोट करते थे तो वो कोई ऐसा अकादमिक लेख नहीं होता था जिससे सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोग समझें। वो एक ऐसी गहरी सच्चाई होती थी जिसे करोड़ों लोग एक ही समय पर अपने दिल में महसूस करते थे। हाँ, और सत्ता हमेशा ऐसी कला से डरती है जो बिना किसी भाषा या फिल्टर के सीधे जनता की आत्मा से जुड़ जाए। क्योंकि आप हाव भाव और हंसी पर सेंसरशिप नहीं लगा सकते। तो सत्ता ने उन्हें निकाल फेंका। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस देश निकाले ने उन्हें कमजोर करने के बजाय दार्शनिक रूप से और ज्यादा स्वतंत्र कर दिया। वे अब किसी एक देश के नहीं रहे, वो दुनिया के हो गए। 1942 के एक सम्मेलन का जिक्र आता है जहां चैपलिन ने साफ शब्दों में राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं को नकार दिया और कहा कि वो पूरी दुनिया के नागरिक हैं।
उस दौर में ये कहना कोई छोटी बात नहीं थी। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर एक दूसरे का खून बहा रही थी। ऐसे में खुद को विश्व नागरिक कहना एक बहुत ही क्रांतिकारी और जोखिम भरा कदम था। इसीलिए पाब्लो पिकासो ने उन्हें सबसे सार्वभौमिक कलाकार कहा था। यह सार्वभौमिकता सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं थी, ये उनके जीवन दर्शन में भी झलकती थी। उस दर्शन का एक वाक्य मुझे बहुत गहराई तक छू गया। चैपलिन ने कहा था, अगर बहुत करीब से देखा जाए तो जीवन एक त्रासदी है, लेकिन अगर दूर से देखा जाए तो ये एक कॉमेडी है। बहुत गहरी बात है ये। मैं इसे डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें, हमारा दिल टूटना, हमारी नौकरी जाना या कोई भी असफलता, क्लोजअप में वो हमें दुनिया का अंत लगता है, एक भयंकर त्रासदी। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा पीछे हटने पर, लॉन्ग शॉट में वो कॉमेडी कैसे बन जाता है? क्या ये सिर्फ ये मान लेना है कि हमारी परेशानियां महत्वहीन हैं? नहीं, ये परेशानियों को महत्वहीन मानना नहीं है, बल्कि उस बेतुकेपन को समझना है जिसमें हम जी रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, सुबह सुबह अगर किसी के हाथ से कॉफी गिर जाए तो क्लोजअप में ये उसकी सुबह बर्बाद होने की त्रासदी है। गुस्सा आता है। लेकिन अगर दूर से कोई कैमरा देख रहा हो कि एक आदमी कितनी गंभीरता से एक कप को बचाते हुए फिसल कर गिर रहा है, तो वो एक कॉमेडी है। लॉन्ग शॉट पूरा संदर्भ दिखाता है। वो दिखाता है कि मनुष्य का अहंकार, उसकी भागदौड़ अक्सर कितनी निरर्थक होती है। वाह, ये नजरिया तो कमाल का है। सत्यजीत रे ने चैपलिन को सिनेमा का अंतिम और सर्वोच्च फिल्मकार इसलिए कहा था क्योंकि चैपलिन का कैमरा ये बखूबी जानता था कि कब आंसू दिखाने के लिए पास आना है और कब उस आंसू के पीछे छिपे बेतुकेपन को दिखाने के लिए पीछे हटना है। और वुडी एलन ने तो उन्हें सभी कॉमेडियनों के लिए एक मानक ही बता दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा के बाद चैपलिन को केवल एक कॉमेडियन कहना बहुत छोटा शब्द होगा। बहुत छोटा शब्द है। उन्होंने कॉमेडी के ढांचे का इस्तेमाल करके गहरे दार्शनिक और राजनैतिक सच दुनिया के सामने रखे। अजामिल जी के इस विश्लेषण की सबसे बड़ी सीख यही है कि चैपलिन ने सहानुभूति को एक हथियार में बदल दिया। एक ऐसी दुनिया में जो ताकत, पैसे और नफरत के पीछे भाग रही हो, वहां चैपलिन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी साझा इंसानियत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी तानाशाह या अमानवीय व्यवस्था को हराने के लिए हमेशा हथियारों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी जनता की एक सामूहिक और निडर हंसी सत्ता की जड़ों को खोखला करने के लिए काफी होती है। ये सच में झकझोरने वाला विचार है। जहां सत्ता डर पैदा करती है, वहां कला हंसी पैदा करती है, और ये हंसी आखिरकार उस डर को गला देती है। अजामिल जी के इस लेख ने वाकई मनोरंजन और कला को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया है। यह हमें अपने चारों तरफ की चीजों को ज्यादा सचेत होकर देखने की चुनौती देता है। और इसी बात से एक बहुत ही प्रासंगिक विचार मन में आता है जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। वो क्या? आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जो मीम कल्चर, व्यंग्य और रातों रात वायरल होने वाले चुटकुलों से भरा पड़ा है। हर दिन चीजों का मजाक उड़ाया जाता है। व्यंग्य के तो अनगिनत साधन हैं आज हमारे पास। लेकिन क्या इस सब शोर शराबे और लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करने के बीच हमारे अंदर चैपलिन जैसा वो लॉन्ग शॉट नजरिया बचा है? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे मीम्स और जोक्स सिर्फ हमारी अपनी घबराहट से ध्यान भटकाने का जरिया बन गए, या फिर आज भी उस हंसी का इस्तेमाल सिर्फ एक पल के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक स्थायी और शांत प्रतिरोध दर्ज करने के लिए किया जा सकता है? ये ही असली चुनौती है। तो अगली बार जब भी किसी मीम या व्यंग्य पर जोर से हंसी आए, तो ये सवाल खुद से पूछा जा सकता है कि क्या ये सिर्फ एक खोखला मजाक है, या फिर जॉर्ज ऑरवेल के शब्दों में एक छोटी सी क्रांति की शुरुआत है।